फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है और 12th बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो लोग इस चैनल पर नए हैं कि 7 चैप्टर तक सीक्वेंस में हम लोग वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। 8 चैप्टर जो है डिजीज वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो चल रहा है। साथ में इस चैप्टर के या इस यूनिट के बायोटेक्नोलॉजी यूनिट जो कि 4th यूनिट है आपका 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड मुझे आ रही थी कि सर आप पैरेलली इसको भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि आपका जो डिजीज वाला यूनिट है वो कंटिन्यू रहेगा और उसके साथ साथ ये चैप्टर भी जो है अपन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों चैप्टर के वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी 7 चैप्टर तक अपने सारा पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर मैंने कर दिया है। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तभी आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, खैर अगर सिर्फ इस चैप्टर की मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैंने पहले भी कहा था जब डिजीज जेनेटिक्स आपको पढ़ाया था कि जेनेटिक्स रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मतलब अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको जेनेटिक्स थोड़ा आना चाहिए पहले। ठीक है, तो जो लोग अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया है इस वीडियो को देखना या इस चैनल पे पहली बार ही आए हैं, वो अगर पूरे वीडियोस भी नहीं देखना चाहते पहले के, तो एटलीस्ट जेनेटिक्स वाले वीडियो आप जरूर देख लें। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो था चैप्टर नंबर 6, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, डीएनए का जो बेस पेयर होता है वो क्या होता है, या डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, कोडिंग स्टैंड कौन सा है, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप इस चैप्टर से डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर ही बात, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पूरा अगर नहीं भी देखने चाहते सारे पूरे चैप्टर के वीडियोस, तो एटलीस्ट आपको 6 चैप्टर के वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और पूरे बायोलॉजी, अगर पूरा जो 12th बायोलॉजी है उसका अगर मैं निचोड़ बताऊं आपको, जो उसमें समझने की या जो मजेदार या जो कंसेप्चुअल चीज है वो है यूनिट 2 दैट इज जेनेटिक्स और यूनिट 4 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 है और चैप्टर नंबर 11, 12 है, ये कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी दूसरे चैप्टर ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरे चैप्टर थोड़ा सा आप इतने ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है एज कम्पेयर टू दीज 2 चैप्टर, दीज 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिक्कत भी रहता है। ठीक है, क्लियर ही बात, तो टाइम को ना खराब करते हुए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। और क्या पढ़ रहे हैं हम, देखो पहले मैं बता देता हूँ। 12th बायोलॉजी, 12th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और यूनिट 4 है ये चैप्टर 11 चैप्टर। ये यूनिट 4 जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी, उसमें 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11, इसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, और चैप्टर नंबर 12 जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस उसमें बताई हुई है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो पहले हम प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब इसी यूनिट में चैप्टर नंबर 12 जो कि इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, क्लियर ही बात, ये इस तरीके से है। अच्छा, तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इसी चैप्टर की, तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक से शुरू करने से पहले भी थोड़ा सा आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को जरूर देखेगा ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायो की टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी जैसे भी आप लोग 12th करेंगे तो आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे, अलग अलग फील्ड्स में आप लोग जाएंगे, जो जिनके पास मैथ्स भी है बायो के साथ, और जो बायो वाले हैं वो भी बायोटेक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे स्कोप आपके पास आगे बनेंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्निक से डील करना। ठीक है, टेक्निक्स की स्टडी करना। ठीक है, लॉजी मतलब होता है, देखो शब्दों को तोड़ें आप, लॉजी मतलब होता है, इधर देखें सभी, लॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, और टेक्नो मतलब टेक्निकल कुछ चीज। ठीक है, और बायो मतलब लिविंग। तो लिविंग की टेक्निक जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं उसकी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी है, या वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम बायो की टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअल है काफी है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने हैं दोस्तों तो आप एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से दें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन
डेफिनेशन और डायग्राम हमेशा एज इट इज एनसीईआरटी वाले ही चिपकाने हैं, ठीक है, अगर आपको नंबर चाहिए तो, और आपको नंबर नहीं चाहिए तो फिर आप कुछ भी लिखते रहें, ठीक है, समझ पाए। मैं नीट और दूसरे एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे कंसेप्ट काम में आता है, यहां पे भी कंसेप्ट काम में आता है, लेकिन यहां पे आपकी कॉपी डिफरेंट कैसे लगेगी दूसरे स्टूडेंट से, तब आपका लिखने का तरीका सिस्टमैटिक होगा, बुलेट्स के फॉर्म में लिखेंगे आप। ये सारी बातें मैं आपको खैर बोर्ड एग्जाम से पहले भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इन चीजों को शुरू से ही आप सही रखें ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए, ठीक है। देखिए अब एक बार दोबारा से इस डेफिनेशन को देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एसिड टेक्निक्स, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी डील करता है एसिड टेक्निक्स के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, और या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स का यूज करें हम, ठीक है, ताकि कोई प्रोडक्ट हम बना सके उनसे रिलेटेड, ठीक है। देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, या तो किसी एनिमल्स, किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए, या फिर उनसे रिलेटेड, उनसे निकलने वाले कोई प्रोडक्ट या कोई एंजाइम का इस्तेमाल किया जाए कोई ऐसी चीज बनाने के लिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारे लिए उपयोगी हो, ठीक है। क्लियर है बात? ये इस तरीके से है। अच्छा, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, अगर इस टर्म बायोटेक्नोलॉजी टर्म की बात की जाए तो वॉज गिवन बाय कार्ल इकैर्ली, ठीक है, एरिकी, कार्ल एरिकी 1919 में इन्होंने बताया था बायोटेक्नोलॉजी टर्म को, ठीक है। तो ये कई बार पूछता है आपसे, देखो डेट्स वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट इतने बायो में नहीं होती, हिस्ट्री वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी जहां जहां एनसीईआरटी में गिवन है वो तो याद करना ही है, ठीक है। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया, समझ रहे हैं आप नीट दें, आईआईटी दें, बोर्ड एग्जाम दें, साइंस स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए भगवत गीता की तरह है एनसीईआरटी, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप कभी असफल नहीं होंगे लाइफ में, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हैं और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, जितना भी मुझे आता था बेस्ट, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से आप फॉलो करना, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, एक और चीज, अगर कभी आप अटकते हैं किसी कंसेप्ट पे तब आप रेफरेंस बुक में जाएं। वैसे एनसीईआरटी आप समझ जाएंगे, लेकिन आप कभी अटकते हैं किसी कंसेप्ट पे, कोई आपको ऐसी चीज लगती है कि यार ये एनसीईआरटी में इतना अच्छे से गिवन नहीं है, इतना अच्छे से इसको डिस्क्राइब नहीं किया, तब आप रेफरेंस बुक को फॉलो करें। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक खरीद लेते हैं और एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, मेन एनसीईआरटी पे फोकस रखना है हमेशा, और अगर कभी अटकते हैं आप किसी कंसेप्ट पे तो उसको आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी फंसेंगे नहीं, ठीक है। आप हमेशा अच्छे से इसको समझते चले जाएंगे। क्लियर ही बात? देखिए, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल इरैकी 1919 में इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो अलग अलग फेडरेशंस होती हैं, जैसे आईसीसी होता है, ठीक है, या बीसीसीआई है क्रिकेट के लिए, एफटीआई है बॉलीवुड में जाने के लिए, या फिल्मों से रिलेटेड का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जैसे, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है अलग अलग फील्ड्स की, ठीक है। वैसे बायोटेक्नोलॉजी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। एब्रीविएशन एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज और ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन? नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का। नेचुरल साइंस जो प्राकृतिक साइंस है उसका, और ऑर्गेनिज्म को जोड़ दिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन या कॉम्बो जो है वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्लियर है बात? नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, और भी चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉजीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिज्म या उसके पार्ट्स या उससे बनने वाले दूसरे मॉलिक्यूलर एनालिटिक्स प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उनका कॉम्बिनेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? फिर रिपीट करता हूं, नेचुरल साइंस प्लस ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म से बनने वाले जो दूसरे उसके सेल्स हैं, पार्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है दोस्तों? वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन यहां पे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कई स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर 10th की भी बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो 12th का पहले मैं फिनिश करूं, ठीक है। मैं कमिटमेंट कर दूं और कि यहाँ 10th भी स्टार्ट करेंगे, 10th भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले मैं 12th कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं कंप्लीट करूंगा 11th, और फिर अगर मुझे समय मिला, समय तो मिलेगा नहीं, समय तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं 10th स्टार्ट करूंगा। 10th इतना ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। डिटेल में जो है वो ज़्यादा 11th और 12th का है बायोलॉजी, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस
बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके ये फिनिश हो पाएगा, ठीक है, क्लियर ही बात। चलिए, तो इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखो, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, सिद्धांत हमेशा यूनिवर्सल होता है, ठीक है, सिद्धांत कोई भी चीज का होता है। देखो, साइंस एक सच्चे टीचर की तरह है, साइंस एक गॉड की तरह है, ठीक है, साइंस कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता। साइंस कभी पार्शियलिटी करता है, आपने देखा है? नहीं। अगर कोई चीज लागू होती है आप पे, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो सुने, मैं आपको ये कह रहा था कि साइंस जो है कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है, ठीक है। अगर कोई प्रिंसिपल, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई चीज अपने वेट के हिसाब से उतना पानी हटा दे तो वो तैर जाएगी। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तो इस बॉडी पे भी अप्लाई होगा। अगर दोनों बॉडी सेम कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो दोनों पे सेम रिजल्ट होंगे। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो यूनिवर्सल्स होते हैं, और यहां पे किसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम? बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत हैं देखते हैं। द टू कोर टेक्निक्स, कई बार क्या होता है मैं इमोशनल हो जाता हूं तो मैं ज्यादा बोलने लग जाता हूं, लेकिन उस चीज को आप इग्नोर कीजिए और आप इस पे फोकस करना, ठीक है। द टू कोर टेक्निक्स दैट डेवलप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दो मेन टेक्निक्स हैं दोस्तों जिसपे पूरी कहानी घूमती है, ठीक है। दो मेन टेक्निक्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, वो कौन सी हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है। ये जो कोर है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल, बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर है वो दो चीजों पे है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे और स्टेरिलाइजेशन मेथड पे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को अब हम समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, देखो इंजीनियरिंग मतलब टेक्निक्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, और जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड। तो डीएनए जीन की जो इंजीनियरिंग है वो है ये, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, आरएनए एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ द होस्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन? जो केमिकल नेचर होता है डीएनए आरएनए, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए आरएनए उसको मॉडिफाई कर दिया हमने और किसी होस्ट में डाला और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों? ताकि हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल सके उस ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, क्लियर ही बात। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि एक यहाँ पे जो गाय है, ठीक है, यहाँ पे जो गाय हैं, जैसे दिल्ली में जो गाय हैं वो बहुत ज़्यादा खाती हैं और दूध बहुत कम देती हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो पुरानी गाय हुआ करती थी वो बहुत अच्छा दूध देती थी। अब जो दूध देती हैं, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम नॉर्मल यहाँ पे इंडियन जो ब्रीड है काऊ की उसकी बात करें तो वो उनका दूध बहुत पावरफुल है, लेकिन दूध कम देती हैं। अब दूध कम देती हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इतना सा दूध दे रही है, मान लो 1 बाल्टी दूध दे रही है और बहुत सारे लोगों को उसको दूध देना है, जो इंसान उसको बेच रहा है, तो कैसे करे उसको, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ की जो ब्रीड है दोस्तों उसको क्रॉस करवाया गया फॉरेन ब्रीड के साथ, ऐसी हेल्दी ब्रीड के साथ जो बहुत ज्यादा दूध देती हो, ठीक है। तो जब इनको ब्रीड क्रॉस करवाया गया इन दोनों अलग अलग ब्रीड्स को, तो इनसे ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ आगे जो खाता कम है और दूध देता है ज्यादा, ठीक है। तो आजकल ये जो गाय वगैरह आप देखते हैं जो बिना सिंगों की गाय रहती हैं, आप हॉर्न बजाते हैं, भागती नहीं, न्यूट्रल ऐसे खड़ी रहती हैं, ठीक है, ये सब के सब हाइब्रिड काव हैं दोस्तों। और ये खाने का भी इनका कोई टेंशन नहीं, इनको छोड़ दो, ये मार्केट में खुद ही खा के आ जाती हैं, ठीक है। और ये दूध देती हैं खूब सारा, तो खूब सारा दूध देती हैं तो खूब सारे लोगों को मिल पाएगा दूध, तो ये इसलिए किया गया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर हम उनके डीएनए में देखो, जब क्रॉस बना, दोनों में मेटिंग हुई तो उनसे एक ऑर्गेनिज्म बना, तो दोनों के डीएनए मिक्स हुए होंगे, स्पर्म हुआ मिक्स हुआ होगा तो डीएनए मिक्स हुए होंगे, डीएनए मिक्स हुआ तो एक नए ऑर्गेनिज्म में दोनों के कैरेक्टर आए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था? खाए कम और दूध दे ज्यादा। तो ये दूध ज्यादा देता था और ये खाता कम था, दोनों को मिला दिया तो कैसा ऑर्गेनिज्म बन गया? ऐसी काव बन गई जो दूध तो देती ज्यादा और खाती कम है। तो हमारे पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? इकोनॉमिकल भी है, खा कम रही है और दूध दे रही ज्यादा, हमारे लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब इससे फायदा किसका हुआ? ह्यूमन रेस का फायदा हुआ, ठीक है। तो ह्यूमन रेस का फायदा करने के लिए ही बायोटेक्नोलॉजी आया, ठीक है, क्लियर है बात। पहले बहुत बड़ा खेत होता था, उसमें मान लो 10 बोरी गेहूं होता था, ठीक है। अब 10 बोरी से तो कैसे काम चलेगा? पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या किया? ऐसी क्रॉप डेवलप की बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो उसी खेत में
उसी एरिया में, मतलब उसी जो खेत का एरिया है उसमें 10 बोरी ना 20 या 30 बोरी गेहूं पैदा कर दें। ठीक है, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी से किया गया। क्यों किया गया? ताकि ह्यूमन को फायदा हो, ह्यूमन रेस का भला हो, उनको फायदा हो। ठीक है, क्लियर है बात। और कैसे किया गया? डीएनए वगैरह में कुछ छेड़छाड़ करके काम किया गया है। तो इस यही पूरा कंसेप्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, होप आप इसे समझ पाए होंगे। जो डेफिनेशन है या जो आपका कैसे लिखना है वो ये पॉइंट पूरा आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या होता है? किसी चीज को स्टेरिलाइज करने का मतलब होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देना। ठीक है, पानी को आप गर्म कर दोगे स्टेरिलाइज हो जाएगा, तो उसके बाद वो जो है उसमें बिल्कुल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेंगे। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी चीज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त कर देना या उसको किसी भी इंफेक्शन से मुक्त कर देना। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या कहता है? स्टेरिलाइजेशन मेथड टू मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ only the desired microbes or cell in large quantity for the manufacturing of biotechnological products like antibiotics, vaccine, enzymes। ठीक है, देखो मान लो आप इंसुलिन बनाना चाहते हो। ठीक है, इंसुलिन वैसे तो जनरली कहां से बनता है? हमारे पैनक्रियास से बनता है। लेकिन मान लो किसी को हो गया डायबिटीज, अब इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन हम कहां से लें? किसी इंसान को तो मारेंगे नहीं। ठीक है, किसी एनिमल को मारेंगे। अब एनिमल को भी बहुतों को मार दिया हमने, तो अब प्रॉब्लम हो गई, कितने एनिमल को मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी, एनिमल खत्म हो जाएगा बेचारा। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग तरीके से इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो ह्यूमंस को देना स्टार्ट किया, तो उनसे उनको फायदा हुआ। ठीक है, अब ये कैसे किया गया भाई? किसी मान लो आप किसी पेट्री प्लेट में या किसी बीकर या जैसे आप लैब वगैरह में गए होंगे, बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा ऐसे अगार जेल पे या किसी भी जेल पे इस तरीके से कॉलोनीज बनाई जाती हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, तो वहां से मान लो हम इंसुलिन बना रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कोई बैक्टीरिया है जो या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंसुलिन बनाता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उस पेट्री प्लेट पे सिर्फ यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, लेकिन वहां पे ग्रो सारे कर रहे हैं, तो ये तो समस्या है। तो ये स्टेरिलाइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं? हम सिर्फ उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं जो हमारे लिए कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाला है। बाकी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरी चीजों की ग्रोथ को हम रोक देते हैं, स्टेरिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है, स्टेरिलाइजेशन मेथड टू मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। ठीक है, और सेल्स इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। बहुत बेहतरीन ये चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम फर्मेंटेशन वगैरह भी आगे देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ बियर, अल्कोहल और ये जो सारी चीजें हैं, मतलब आप इडली डोसा खाते होंगे, ये सब कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें इसमें आगे और आएगा। और इसमें एक बेहतरीन चीज और आएगा, पीसीआर वगैरह। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम कुछ और बातें करते हैं।